अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ और अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको करंट पेपर्स भी मिलेंगे, आपको फाइनल टर्म मिड टर्म की जो है वो प्रिपरेशन वीडियोस भी मिलेंगे और आपको MCQs यानी क्विज़ेस भी मिलेंगे जो कि आपके पेपर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगे और एवरीथिंग आपको जो आपकी चीज़ें होती हैं वो सब आपको इस चैनल पे मिलेंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और ये जो है वो मेरा हक भी है, क्योंकि आप के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ स्टूडेंट्स, आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाती हूँ, आपको चीज़ें बताती हूँ इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आपका भी हक बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का लेसन नंबर 9 जो है उसमें कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होता है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू देती हूँ स्टूडेंट्स एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट डिमांड जो है ये भी एक इकोनॉमिक्स का ही एक कॉन्सेप्ट है। ज़ाहिर बात हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो ये इकोनॉमिक्स का ही जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, एग्रीगेटेड इकनॉमी मतलब किसी भी इकनॉमी में जो है वो टोटल डिमांड को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का क्या करता है, टोटल किसी भी इकनॉमी, यानी हमारे पाकिस्तान की है, चाहे वो इंडिया की है, चाहे वो साउथ अफ्रीका की है, अमेरिका की है, लंदन, जो भी है, किसी भी मुल्क की बात कर रहे हैं, किसी भी इकनॉमी की बात करें तो उसमें वो क्या करती है, एग्रीगेटेड डिमांडेड वो जो है किसी भी इकनॉमी में टोटल डिमांड को डिस्क्राइब करता है। और ये टोटल डिमांड जैसे कि गुड्स हो गई, सर्विसेज होगी, इन सब के लिए होती है। इन सब ये जो चीज़ें होती हैं इसमें टोटल डिमांड में ये जो है वो इंक्लूड होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। और इसमें मतलब कि जैसे कि हमारे पास कंज्यूमर्स आ गए, बिज़नेस आ गए, गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। और जो फॉरेन बायर्स होते हैं उनकी तरफ से जो भी ये चीज़ें होती हैं सारी इसमें जो है वो इंक्लूड होती हैं। और स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड का जो फार्मूला है मैं आपको ये भी बताती चलूँ। एग्रीगेट जो टोटल डिमांड होती है, यानी ए से एग्रीगेट, डी से डिमांड हो गई। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, C प्लस I प्लस G प्लस N एक्स। अब C हमारे पास क्या है, कंजम्पशन हो गया, I क्या है, इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है, I हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो गई, और C प्लस I प्लस ये हमारे पास G है, ठीक है। G प्लस यानी गवर्नमेंट जो है वो डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगी। और NX हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, जो नेट एक्सपोर्ट्स होती है हमारे पास, ठीक है। यानी जो आप जो वो नहीं होती क्या कहते हैं, इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, यानी अब दरामदाद और बरामदाद वाली चीज़ें वो होती हैं, ठीक है। अब ये जो है वो आपका इसका फार्मूला था इसको फाइंड करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे भी आपके पास जो है टॉपिक में भी है, C कंज्यूमर डिमांड फॉर G&S यानी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, I जो है डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स के लिए, G जो है वो गवर्नमेंट डिमांड्स फॉर G&D यानी गुड्स एंड सर्विसेज, और क्लोज्ड इकोनॉमी नो एंड एक्स, ठीक है। ये भी आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, कंजम्पशन आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें आप याद किया करें, MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है कि नोटेशंस में आ जाता है ये। इसके बाद कंजम्पशन स्टूडेंट्स क्या होता है, सबसे पहले हमें जो कंजम्पशन के बारे में पता होना चाहिए। कंजम्पशन एक्चुअली होता क्या है, कंजम्पशन स्टूडेंट्स वो चीज़ है जो किसी भी इंडिविजुअल या हाउस होल्ड्स की तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो परचेज़ और यूज़ करने की एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और ये फिर इकोनॉमी की जो है वो टोटल डिमांड को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो मतलब कैसे, जैसे कि हमारे पास ना कंजम्पशन यहाँ पे आई थिंक नहीं बताया हुआ, लेकिन कंजम्पशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट कंजम्पशन होगी और एक इनडायरेक्ट कंजम्पशन होगी। अब डायरेक्ट कंजम्पशन क्या होती है, जैसे कि खाना, कपड़े हो गए, जिनको हम जो है वो परचेज़ करते हैं और फिर उनको जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये कंजम्पशन में आ जाता है। एक इनडायरेक्ट कंजम्पशन होगी, जैसे कि इंटरटेनमेंट होगी, ट्रैवल हो गया, ठीक है। तो ये जैसे लग्जरी आइटम्स हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट कंजम्पशन हो जाती है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि कंजम्पशन क्या होता है। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। जो किसी भी इंडिविजुअल या हाउस होल्ड की तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज और यूज़ करने की एक्टिविटी को डिस्क्राइब करे और ये फिर इकोनॉमी की टोटल डिमांड को भी इफेक्ट करता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कंजम्पशन कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसके टॉपिक के लिहाज से हम देखें तो ये क्या लिखा हो कि डिस्पोजेबल इनकम इज़ टोटल इनकम माइनस टोटल टैक्सेस। वो कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम जो है वो टोटल इनकम ही है, और टोटल इनकम में से माइनस हम टोटल टैक्सेस को करें तो हमारे पास क्या निकलाएगा, कंजम्पशन निकलाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं वाई जो है वो हमारे पास टोटल इनकम है और टी जो है वो टोटल टैक्सेस है, ठीक है। अब किंजन कंजम्पशन के हवाले से वो कहते हैं इस जो फंक्शन को हम कैसे राइट कर सकते हैं, C इज इक्वल टू C इंटू वाई माइनस टी आ गया, ठीक है। यानी ये जो कंजम्पशन की जो है वो एक इक्वेशन बन जाती है ना, तो
कीनेशियन कंजम्पशन के हवाले से हम इस तरह इसको डिस्क्राइब करेंगे इस इक्वेशन को। तो आपने ये अच्छी सी चीज़ें याद कर लेनी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं और MCQs के हवाले से ना। तो इट शोज़ दैट, वो कहते हैं कि अगर ये जो है शो करता है कि y माइनस टी जो है अगर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास यानी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ द इंक्रीज़ इन C काज्ड बाय अ 1 यूनिट इंक्रीज़ इन डिस्पोजेबल इनकम। वो ये कहना है कि अगर हमारे पास जैसे कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम भी जो है वो 1 यूनिट तक इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम जो मतलब कि टोटल इनकम जो है वो भी हमारे पास 1 यूनिट तक इंक्रीज़ होता है अगर हमारे पास कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाए। क्लियर। इसके बाद कंजम्पशन का जो है वो हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज़ द MPC। ये जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास CC इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास 1 यूनिट जो है वो इसका डिस्पोजेबल इनकम भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट आपको जो है वो पता ही है, आपको डे बाय डे आपको भी जो है वो डेली लाइफ में भी यूज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट। आप किसी न किसी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कारोबार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप जो है वो करते हैं। तो द इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज़ जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट का जो है वो मुझे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जो है वो देखते भी होंगे कि इन्वेस्टमेंट वाली जो आपके पास आती हैं ये जो होती हैं मतलब फेक चीज़ें आई हुई होती है कि आप इन्वेस्टमेंट करें 200 करें 300 करें और है ना असाइनमेंट ऑनलाइन असाइनमेंट जो हम करते हैं उसके लिए आप पैसा कमाएं फला बहुत सारी चीज़ों की हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस आई हुई होती हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें अपनी तरफ से कुछ पैसा जो है वो लगाना पड़ता है किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी वर्क के लिए। तो फिर क्या होता है, फिर जो है वो हमें उसका मुनाफा भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्वेस्टमेंट होती है। और इसके बाद वो कहते हैं कि आई जो है वो इज इक्वल टू IR, मतलब आई जो है वो इन्वेस्टमेंट ही होता है और IR मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट विद रेट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। वेयर आर जो है वो यहाँ पे भी लिखा कि आर जो है डिनोट करता है रियल इंटरेस्ट रेट को, द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन। और द रियल इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, रियल इंटरेस्ट रेट एक्चुअली ये आप अच्छे से डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। द रियल इंटरेस्ट रेट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग वन ऑन फंड टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। सो आर इंक्रीज देन आई जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। बी मतलब रियल इंटरेस्ट जो है वो किसी भी यानी कॉस्ट को जो है वो हम बोरो करते हैं, यानी कि जो हम किसी चीज़ को हम जो है वो कर्ज लेते हैं और उसकी अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट ऑफ यूजिंग वन ओन फंड्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग हमारे पास ये जो है वो स्पेंड होगा, जो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट होगी हमारी। तो आर अगर हमारे पास यानी इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज़ हो जाएगी। ये आप जो है वो इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होता है आपको पता है, वो चीज़ें जिसमें जैसे वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें जो है वो हुकूमत खर्च करती है, हुकूमत जो है वो पैसा लगाती है, तो वो हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, ठीक है। जी होता है यानी कि जी इंक्लूड्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जी एक्सक्लूड जो है वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जी जो है वो एक्सक्लूड करता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स को। और एज्यूम द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टोटल टैक्सेस आर एक्सोजेनस, वो कहते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी स्पेंडिंग यानी खर्चाजात हैं वो और टोटल टैक्सेस जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सोजेनियस है, ठीक है। ये एक आपका यहाँ पे जो है वो ये भी MCQs बन रहा है। इसके बाद द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G है। और C हमने जो केंजिन कंजप्शन के हवाले से जो है वो उसकी इक्वेशन बनाई थी, C इज इक्वल टू C इंटू वाई माइनस टी। I आपको पता है I ऑफ R के है, G के इक्वल T के इक्वल होगी, ठीक है। और ये जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई और इक्विलिब्रियम की जो है वो इक्वेशंस है स्टूडेंट्स, आपने ये जो है वो अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि ये आपके MCQs में आ जाती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ें। इसके बाद हम देखते हैं द लोनेबल फंड्स मार्केट क्या होता है, सिंपल सप्लाई डिमांड मॉडल ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारी मालियाती सिस्टम होता है वो कहते हैं मालियाती सिस्टम का वो मॉडल जो हम सिंपली जो है वो सप्लाई और डिमांड के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारा लोनेबल फंड्स मार्केट कहलाता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास वन असेस्ट के आते हैं, लोनेबल फंड्स आ गया, एक डिमांड फॉर फंड्स के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है, सप्लाई ऑफ फंड्स के लिए सेविंग होती है और प्राइस ऑफ फंड्स के लिए रियल इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। इसके बाद डिमांड फॉर फंड्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कम्स विद इन्वेस्टमेंट। वो ये कहते हैं कि लोनेबल फंड्स मतलब आपको पता ही है जो हम लोन लेते हैं, ठीक है, और किसी बेस पर, तो वो द डिमांड फॉर लोनेबल वो कहते हैं ये जो हम डिमांड के लिए जो हम लोनेबल फंड्स लेते हैं वो कहाँ से आती है, इन्वेस्टमेंट से आती है, ठीक है। डिमांड फॉर लोनेबल कहाँ से आती है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट से आती है। और फर्म्स जो है वो बोरो करती है टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट न्यू ऑफिस बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। वो कहते हैं कि जो फर्म्स होती हैं वो कर्ज लेती हैं, मालियाती कर्ज लेती हैं जो कि स्पेंड करती हैं वो प्लांट के लिए, जो ज़ाहिर बात है वो प्लांट खरीदते हैं, और इक्विपमेंट यानी आलात हो गए, और न्यू ऑफिस बिल्डिंग के लिए जो है वो कर्जा लेती हैं। और फिर इन्वेस्टमेंट से जो है वो ये चीज़ें आती हैं, और ये जो है लोनेबल फंड्स है वो इन्वेस्टमेंट से आता है डिमांड के लिए। और वो कहते हैं कि जो फर्में होती हैं वो कर्ज लेती हैं, मालियाती कर्ज लेती हैं प्लांट के लिए और नए आलात के लिए, नए ऑफिस की बिल्डिंग बनाने के लिए कर्जा लेती हैं। ज़ाहिर बात है हम भी ऐसे अगर नए हम
हमने घर बनाने होते हैं तो हम भी क्या करते हैं, हम किसी इंसान के पास भी इतना नहीं होता कि एक जो है वो फौरी तौर पे जो है वो उस चीज़ को जो है वो ख़रीद सके, महंगी से महंगी महंगा घर ख़रीद लें, महंगे से महंगी हम जो है वो बिल्डिंग बना लें, महंगी से महंगी जो है वो हम जगह ले लें, चीज़ें ले लें, तो वो इतना नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, कर्ज़ लेते हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं फर्में भी जो है वो कर्ज़ लेती हैं और देन वो जो है वो नए ऑफिसेज़ और प्लांट वगैरह जो है वो उनको परचेज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं कंज्यूमर्स बोरो टू बाय न्यू हाउसेज। जैसे वो कहते हैं कि कंज्यूमर जैसे हम लोग, जैसे हम जैसे लोग जो वो बोरो जो है वो हाउसेज जो है वो ख़रीदने के लिए क्या करते हैं, हम कर्ज़ लेते हैं। इट डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन आर, वो कहते हैं कि ये जो है वो मनफी नेगेटिवली जो है वो डिपेंड करता है आर पर। ज़ाहिर बात है जो इंटरेस्ट रेट जो है वो इसका नेगेटिवली ही डिपेंड करेगा और द प्राइस ऑफ लोनेबल फंड्स जो तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स लोनेबल फंड्स फॉर डिमांड के लिए जो है वो इन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सप्लाई फंड्स क्या होता है। सप्लाई फंड्स लोनेबल फंड्स कम्स फ्रॉम सेविंग। ये आपने दो डिफरेंस है इसका, मैं आपको यहाँ पे दोबारा पे दिखा देती हूँ। जो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स है ना वो तो आती है इन्वेस्टमेंट से, जो कि सप्लाई के लिए हम जो लोनेबल फंड्स जो है वो यूज़ करते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो हमारे पास सेविंग से आती है। क्लियर, ये जो है वो डिफरेंस आपने अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हाउस होल्ड यूज़ देयर सेविंग्स टू मेक बैंक डिपॉजिट्स, परचेज बॉन्ड्स एंड अदर्स एसेट्स। वो कहते हैं कि जो हाउस होल्ड जो है वो सारी बातें, जैसे हम अपनी बचत बचाते हैं, हम महीने का बजट बनाने के बाद कुछ हम सेविंग भी करते हैं पैसे को, तो वो हम क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट्स करवाते हैं, चीज़ों को ख़रीद लेते हैं ताकि जैसे हम कोई जगह ख़रीद लेते हैं ताकि कल को वो काम आ जाए। हम जो है वो जैसे गोल्ड ले लेते हैं कि हमारे पास अगर बचत हो जाती है ताकि वो भी किसी मुश्किल वक्त में भी काम आ सकता है। ठीक है, इस तरह जो है वो चीज़ें हम जो डेली लाइफ के लोग हैं, जो हम लोग जैसे लोग हैं, तो वो हम जैसे क्या जो अमीर लोग भी हैं वो भी इसी तरह करते हैं कि जो सेविंग्स होती है उनसे कोई ना कोई चीज़ वो जो है वो या तो वो बैंक में डिपॉजिट्स करवाते हैं उस पैसों को, या फिर जो है वो कोई चीज़ खरीद लेते हैं। These funds become available to firms to borrow to finance investment spending. The government may also contribute to saving it if it does not spend all the tax revenue it receives. मतलब यही हुआ कि ये जितने भी फंड्स हैं तो आपको पता है कि वो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के लिए जो है वो कर्ज़ लेती हैं फर्म से, और गवर्नमेंट जो है वो अगर हो सकता है तो उनसे वो इस पर कुछ स्पेंड भी करती हैं और टैक्स रेवेन्यू रिसीव्स करती हैं। ठीक है, इसके बाद मतलब इतनी ख़ास चीज़ नहीं है इसमें से याद करने वाली। तो टाइप्स ऑफ सेविंग्स क्या है ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के। प्राइवेट सेविंग्स कितनी सेविंग्स के कितनी तरह की सेविंग्स, एक प्राइवेट सेविंग होती है, एक पब्लिक सेविंग होती है और तीसरी नेशनल सेविंग होती है। प्राइवेट सेविंग क्या होती है, Y-T और पब्लिक सेविंग T-G, एंड जो नेशनल सेविंग है वो हमारे पास क्या होता है, प्राइवेट सेविंग प्लस पब्लिक सेविंग करेंगे तो हमारे पास नेशनल सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो Y-T प्लस T-G तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, Y-C आ जाएगा, जो कि हमारे पास नेशनल सेविंग आ जाएगी। क्लियर, इसके बाद डाइग्रेशन क्या होता है। डाइग्रेशन स्टूडेंट्स इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। चलो, डाइग्रेशन वो चीज़ होती है जैसे हम किसी कोई काम कर रहे हैं और उस काम को डिस्कस कर रहे हैं, उसको डिस्कस करते करते हम किसी और चीज़ को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, और जो हमारा जिस चीज़ पर फोकस होता है, जो मेन चीज़ होती है, हम उसको छोड़ देते हैं, वो डाइग्रेशन कहलाते हैं। लेट्स सपोज हम किसी बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आपस में, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अचानक से ही हम जो है वो किसी मूवी के बारे में, किसी जो है वो शो के बारे में, या क्रिकेट के मैच के बारे में, फुटबॉल मैच के बारे में, मतलब इस तरह हम जो है वो अपनी बात को जो है वो वहाँ पे उस साइड पे मूव कर देते हैं और उसके बारे में डिस्कस करने लग जाएं, और जो हमारा जो रियल चीज़ थी, मेन चीज़ थी, वो हमारे बिज़नेस के बारे में थी, उसको हम छोड़ दें उस वक्त, और अचानक से उस चीज़ की तरफ जो है वो उस तरफ जो है वो बात करने लग जाए, तो वो हमारा डाइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, और इसका रियल जो कंसेप्ट है वो ये था, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, बजट सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स के बारे में, कि जब हमारे पास टी जो है वो ग्रेटर देन हो जाए जी से, यानी जो हमारा टोटल टैक्सेस जो है वो ग्रेटर देन हो जाए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, तो बजट सरप्लसेस हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा T-G से। ठीक है, यानी जो ग्रेटर देन होगा ना, उसमें से हमने दूसरी चीज़ जो लेस देन वाली चीज़ होगी उसको माइनस कर देना है। देखिए यहाँ पे टी जो है वो ग्रेटर है, तो हम टी में से जो है वो जी को निकालेंगे, लेकिन वन टी लेस देन जी, बजट डेफिसिट D-T एंड पब्लिक सेविंग इज नेगेटिव। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या, जब टी छोटा हो, जब जी बड़ा होगा, तो जी में से हम जो है वो टी को निकाल देंगे, और ये हमारे पास पब्लिक सेविंग क्या हो जाएगी, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, वन टी इज इक्वल टू जी के इक्वल हो जाए, तो बजट इज बैलेंस हो जाएगा। ज़ाहिर बात है जब टोटल टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाए, तो बजट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, एंड पब्लिक सेविंग हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब जितनी हम चीज़ें खरीद रहे हैं उतनी चीज़ें हम जो है वो जितनी जैसे कि जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई होती है, जितनी सप्लाई होती है उतनी डिमांड हो, तो हमारे पास क्या हो जाती है, चीज़ें बाकी नहीं बचती कि डिमांड के लिए और सप्लाई के लिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पब्लिक सेविंग हमारे पास जीरो हो जाएगी। क्लियर, इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स वो कहते हैं नेशनल डज नॉट डिपेंड्स ऑन आर, नेशनल सेविंग जो है वो कहते हैं डिपेंड नहीं करती आर पर, सो द सप्लाई कर्व जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकली हो जाएगा। ये सप्लाई कर्व जो है वो आप देख सॉरी ये वाला लोनेबल फंड सप्लाई कर्व के लिए, तो सप्लाई कर्व हमारे पास आप देख रहे हैं ये वर्टिकल हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें स्टूडेंट्स ये थी, और इसमें से स्टूडेंट्स कुछ भी याद करने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहूँगी। आप जस्ट इसको जो है एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। स्पेशल रोल ऑफ आर का क्या रोल है इसमें, ठीक है, और डाइग्रेशन मास्टर से मॉडलिंग मतलब
फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आर वो कहते हैं जस्ट हो सकता है इवलिंग द गुड मार्केट्स एंड द लोनेबल फंड्स मार्केट सिमल्टेनियसली के लिए इफ़ लोनेबल फंड्स मार्केट, यानी कि वो कहते हैं अगर लोनेबल फंड्स जो है वो मार्केट में इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, तो यानी सेविंग जो है वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के इक्वल हो जाए, तो वाई माइनस सी माइनस जी जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास आई के। तो री राइटिंग हम इसको ये भी कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी भी कर सकते हैं इसी इक्वेशन को, ठीक है। इसी इक्वेशन को जो है वो वाई की जो सी और जी है वो हम राइट साइड पे ले जाए तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगी। और देन आप यहाँ पे डाइग्रेशन मैंने आपको बताई दिया है, वो कहते हैं इसमें हम सीखते हैं कि वी शो टू नो विच ऑफ इट्स वेरिएबल, कि इसमें डाइग्रेशन मास्टरिंग मॉडल में हम कहते हैं ये सीखते हैं कि ये जानना ज़रूरी होता है कि इसमें जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं वो एंडोजीनियस है या फिर एक्सोजीनियस है, हमने इनको जो है वो जानना ज़रूरी होता है इसमें। और इसकी जो कर्व है इन द डायग्राम में उसके जो है वो ये होता है कि हमें इसके बारे में डेफिनेशन का पता होना चाहिए, इंट्यूशन ऑफ फार स्लोप का हो, और ऑल द थिंग्स दैट कैन शिफ्ट द कर्व के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मास्टरिंग द लोनेबल फंड्स के बारे में बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स ये भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी। आई होप से आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर रब्ता करूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इतनी वक्त के लिए जो है आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।